हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल संपूर्ण कर चुके हैं। जो भी एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, चैनल की विजिट कर सकते हैं, क्या कुछ पढ़ाया हुआ है। हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट, एस्टेट और हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। जो बच्चे एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, पीजीटी चंडीगढ़ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट का सिलेबस भी आपको निःशुल्क यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारा चल रहा है रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, और आधुनिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और आधुनिक काल की शुरुआत जो गद्य और पद्य के साथ कहाँ से शुरू हुई, इसमें दोनों ही चीज़ों का आज आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारे गद्य का विकास हुआ, इसके बारे में भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। और आधुनिक काल का वर्गीकरण गद्य के हिसाब से कैसे किया गया है और पद्य के हिसाब से किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज से हम शुरू करते हैं आधुनिक आधुनिक काल। जो एक बार फिर से बता देती हूँ कि आधुनिक काल को जो बांटा गया है कविता के विकास के आधार पर, तो नंबर 1 आ जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, फिर आ जाता है आपका द्विवेदी युग, फिर आपका छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता। इस प्रकार से आधुनिक युग को कविता के विकास के आधार पर 6 या 7 भागों में बांटा गया है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी। और अगर गद्य के आधार पर बात करें तो इसमें आपका नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब आत्मकथा, जीवनी, डायरी, ये सभी आ जाते हैं। तो ये बारी बारी करके हम आधुनिक काल को पूरा पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में हम केवल भारतेंदु युग से शुरुआत कर रहे हैं। कविता के विकास के आधार पर आधुनिक काल का अगर वर्गीकरण करते हैं तो पहला युग हमारा भारतेंदु युग आता है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे, उसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, उसके बाद छायावादी युग पढ़ेंगे और आगे इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के जो समय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। भारतेंदु युग के में कौन कौन से जो स्मरणीय तथ्य हैं, आपको बातें याद रखनी चाहिए, वो भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग के जो कवि हैं और उनकी कृतियां हैं, भारतेंदु युग के मंडल के कौन कौन से कवि हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, उस समय की पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, ये सारा आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर रचनाएं आप देख रहे हैं। इन्हें पढ़ने से पहले ये एक ही आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, साथ साथ उनकी रचनाएं भी मिल जाएंगी, प्रमुख विशेषताएं भी मिल जाएंगी। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि भारतेंदु युग में क्या कुछ महत्वपूर्ण था और कहाँ से शुरुआत हुई थी। इन सब बातों पर एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग की। और भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो आपको पहले बता देते हैं। भारतेंदु युग का जो शुभारंभ है वो 1850 से माना जाता है। 1850 के लगभग भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है और 1900 तक इसकी समय सीमा है भारतेंदु युग की। ये आप नोट कर सकते हैं, ये विक्रम संवत नहीं है, यहाँ पर ईस्वी है। तो भारतेंदु युग हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले, भारतेंदु युग। और सन 1850 से 1900 तक इसका समय विभाजन है, यानी कि इसकी समय सीमा है और ये ईस्वी है। आप यहाँ नोट डाउन कर ले, अपने नोट्स बनाते जाएं। अगर आप हमारे साथ अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक के नोट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे। और अब शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु जो युग का नाम दिया गया, ये कर्ता के आधार पर दिया गया है। और जो भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया, भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अब आपका प्रश्न यहाँ बन जाता है कि भारतेंदु, कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं बता देती हूँ कि ये टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, आपका नेट और जो आपकी जितनी भी स्क्रीनिंग परीक्षाएं होती हैं हरियाणा में या अन्य बाहर कहीं भी, एचएससी, एचपीएससी, सब ऑब्जेक्टिव,
तो ये आपके जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 कालखंडों में बांट देते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 3 काल हम पढ़ चुके हैं, हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार पीछे की वीडियो ज़रूर देख ले। तो भारतेंदु युग की जो शुरुआत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानी जाती है, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। आधुनिक युग के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं या भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ, देखना ये बात ध्यान रखना, आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ या आपको कह सकते हैं आधुनिक पद्य काव्य का शुभारंभ कब से हुआ, तो 1850 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली, पुनर्जागरण क्यों कहा गया इसे, क्योंकि जो रीति काल में जो कवि थे वो सारे संस्कृत के कवियों की देखा देखी लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे। तो इस क्षेत्र को पुनर्जागरण कहा गया क्योंकि इसमें कुछ नया हुआ, नए मौलिक जो सिद्धांतों के आविष्कार हुआ, नई रचनाएं हुई, नए तरीके से विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की मौलिक रचनाओं की मौलिक कृतियां लिखी गई। तो इसलिए इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। भारतेंदु के व्यक्तित्व में भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता एवं सामयिक यथार्थ बोध का अद्भुत समन्वय है। अब आप देखेंगे कि इस युग को भारतेंदु युग क्यों कहा गया, क्योंकि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी थे उनके व्यक्तित्व में क्या था, भक्ति युगीन चेतना तो थी, उसके साथ ही वो रीतिकालीन, रीति युगीन, रीति से संबंधित यानी कि उस समय जो रीति थी उससे संबंधित रचनाएं भी लिखी जा रही थी, भक्ति परक रचनाएं भी लिखी गई, रीति युगीन श्रृंगारिकता और सामयिक यथार्थ बोध, यानी कि उस समय समाज में जैसा कुछ घटित हो रहा था उन्हीं विषयों को, यानी कि समाज के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी या जो आडंबर थे या जो रीति रिवाज थे या जो अंधविश्वास थे या जो कुछ अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था, उन्हीं विषयों को क्या बनाया गया, अपनी कृतियों का विषय बनाया गया। इसलिए इसको कहा गया सामयिक यथार्थ बोध। यानी कि उस समय, सामयिक का मतलब जो तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब भारतेंदु युग के समय, जिस समय राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रचनाएं कर रहे थे उस समय जो कुछ भी समाज में घटित था, यानी कि यथार्थ बोध का अद्भुत समन्वय है। राजा शिव प्रसाद, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद का योगदान हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, काफ़ी कुछ था इनके बारे में। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पटती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। देखो क्या कहा गया है, ये हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। मैंने आपको बताया था शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो हिंदी के समर्थक तो थे, लेकिन वो एक ऐसी हिंदी के समर्थक थे जिसमें अरबी फारसी का बाहुल्य हो, अरबी फारसी के शब्द अधिक हो, इसलिए उस भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया। ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी दी तो उसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि अब आपसे नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भी भारतेंदु नाम की उपाधि दी जाए। तो भारतेंदु नाम की उपाधि दी गई किसको, हरिश्चंद्र को, इसलिए इनका नाम बना भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कौन सी पत्रिका में दी गई इनको ये उपाधि, सार सुधा निधि पत्रिका में दी गई। कब दी गई, 1880 में दी गई। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई, सार सुधा निधि पत्रिका में दी गई। और किस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दी, क्योंकि जो राजा शिव प्रसाद थे उनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की पदवी प्रदान कर दी थी, इसलिए हिंदुस्तानियों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से नवाजा। अब हम देखते हैं ये भारतेंदु युग की समय सीमा ही है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक।
इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद, हिंद का सितारा की तुलना में भारतेंदु, भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। इंदु, इंदु किसका पर्यायवाची है? आपको पता है चांद का पर्यायवाची है। तो जब शिव प्रसाद को सितारे हिंद यानी कि हिंद का सितारा कहा गया, तो उसकी तुलना में हरिश्चंद्र को भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतेंदु जी ने भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया। अब आपसे पूछ ले कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, तो भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, यानी कि भक्ति परक, श्रृंगार परक, देश प्रेम की भावना, धार्मिक पाखंड पर और स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता, ये उस समय की क्या थी? प्रमुख प्रवृत्तियां थी, जिनको आधार बनाकर कृतियां की जा रही थी, रचनाएं लिखी जा रही थी। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बने बनाए नोट्स हैं, आप इनको सीधा का सीधा अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक भी थे। यानी कि ये जो सभा थी, कविता संवर्धनी जो सभा थी, कहाँ थी? ये काशी में थी। तो इसके संस्थापक भी रहे। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता भारत भिक्षा है। आप पूछ ले कि भारतेंदु जी की राजभक्ति परक कविता कौन सी है, तो वो है भारत भिक्षा। या आपसे ये भी पूछ ले कि भारत भिक्षा रचना किस कवि की है, तो ये भारतेंदु की है। और किस प्रकार की रचना है? राजभक्ति परक कविता है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित है। तो अब आपसे पूछा जाए भारतेंदु ग्रंथावली में किसकी रचनाएं हैं, तो ये भी भारतेंदु जी की हैं। और किस प्रकार की रचनाएं इसमें संकलित हैं, तो काव्य रचनाएं इसके प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासव कहा है। यानी कि भारतेंदु ने अपनी उनकी एक रचना है भारत दुर्दशा। अब अभी हम इनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे और भारतेंदु युग के मंडल के जो कवि हैं, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनकी रचनाएं भी हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारतेंदु की जो कृति थी, कृति मीन्स होता है रचना, भारत दुर्दशा, उसमें देसी राजाओं को क्या कहा गया है? रासब। रासब मीन्स गधा कहा है। और ये एक बार अपने पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था एस्टेट में कि रासब किसका पर्यायवाची है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गधे का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। भारतेंदु जी ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। ये भी भारतेंदु जी की रचना है। कौन सी? उत्तर भक्तमाल। और इसने भारतेंदु जी ने किसके अनुकरण पर ये रचना लिखी? नाभादास की जो भक्तमाल है उसी का अनुकरण करके भारतेंदु जी ने उत्तर भक्तमाल की रचना की। भारतेंदु ने 1873 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाएं लगा सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। 1873 में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। ये प्रश्न भी एक बार पीजीटी एस्टेट में हूबहू पूछा गया था। मैं साथ साथ आपको प्रश्नों का भी बताती रहती हूँ कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने की। अभी यहाँ पर 1873 है, अगर आप गूगल पे या कहीं और किताब में सर्च करेंगे तो कहीं पर 1874 दे रखा है, लेकिन इसका सन नहीं पूछा था। यही पूछा था कि भारतेंदु ने कौन से समाज की, यानी कि तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु ने की। कब की? ज़्यादातर 1873 दे रखा है। और में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी दो काम हुए थे इस समय 1873 में। एक तो पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया और इसी वर्ष उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। फिर क्या किया? 1882 में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब? शीर्षक रचना का वर्णन किया। इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। यानी कि
अंग्रेजों की मिस्र में जो विजय हुई थी, पर इस विजय पर भारतेंदु ने एक रचना लिखी। उसकी रचना का क्या नाम था? विजयिनी विजय पताका। विजयिनी विजय पताका। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये रचना किसकी है, तो ये भारतेंदु की थी। और ये जो विजय थी, मिस्र पर जो विजय थी, ये अंग्रेजों ने कब की थी? 1882 में। ठीक है, क्योंकि और ये आपको पता है, आप ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों की तो विजय हुई, लेकिन भारतेंदु जी तो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे। फिर उन्होंने ये रचना क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी क्योंकि इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। तो 1882 में इसकी रचना की थी। और 1884 में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिप रिपनास्टक लिखा। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में 1884 में इन्होंने रिपनास्टक लिखा। उर्दू में इंदर सभा एक प्रकार का नाटक है, जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। ये भी प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो बंदर सभा की रचना की, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जिसका नाम है बंदर सभा। तो इन्होंने ये किसके अनुकरण पर लिखी? उर्दू का एक नाटक है इंदर सभा, उसी के अनुकरण पर इन्होंने लिखी बंदर सभा। और इसके जो नायक है वो बंदर है, और जो नायिका है वो शतुरमुर्ग परी है। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो रसा नाम से लिखते थे। खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। देवी छंद लीला, ये भी भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी यह विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न कहीं खंडित हुई है, और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। यानी कि देवी छंद लीला, ये जो रचना है, ये भारतेंदु जी की है। और क्या है? एक काव्य कथा है। जैसे कि आपको पता है कि काव्य कथा में आपके पद होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। पहले पद का भावार्थ जो है थोड़ा बहुत दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, यानी कि आपस में अंतर संबंधित होती है। लेकिन भारतेंदु जी की जो ये रचना थी देवी छंद लीला, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसकी रचना पदों में थी, लेकिन फिर भी इसकी जो कथा है कहीं खंडित नहीं हुई, और एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। ठीक है। भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है। उन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की। अब भारतेंदु का दोनों ही जो बोलियां थी इन पर अधिकार था। ब्रज भा सॉरी बोली नहीं, भाषा, ब्रज भाषा पर भी अधिकार था। ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की और खड़ी बोली में भी काव्य रचना की। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु की जो रचना है दशरथ विलाप, वो कौन सी भाषा में है? तो दशरथ विलाप जो है ये खड़ी बोली में है। भारतेंदु ने अपनी प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा की। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतेंदु की ऐसी कौन सी कविता है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो उसकी प्रत्यक्ष प्रेरणा दी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की, तो वो कविता थी प्रबोधनी। ये आपको याद रखना है। प्रबोधनी भी भारतेंदु की रचना है। दशरथ विलाप खड़ी बोली में लिखी गई है, और इसने भारतेंदु की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों थी। और देवी छंद लीला, ये एक इनकी काव्य कथा है, रसा उपनाम से लिखते थे। और इंद्र सभा के अनुकरण पर इन्होंने बंदर सभा कविता की रचना की, और जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। और लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनास्टक लिखा। और ये मैंने सारा आपको रिवाइज करवा दिया है। विजयिनी विजय पताका नामक शीर्षक रचना भी भारतेंदु जी की है, जो मिस्र पर विजय, अंग्रेजों की जो मिस्र पर विजय थी उसके आधार पर लिखी, क्योंकि इसमें भारतीयों का बड़ा सहयोग था। तो ये सारे मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब भारतेंदु युग के जो कवि हैं ये हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं, नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ही हैं। इनके भारतेंदु युग के कवि, अब हम इन्हें देखते हैं, इनकी रचनाएं भी देखेंगे। भारतेंदु युग के कवि, पहले आपको यही याद रख लेने हैं। एक बार प्रश्न पूछा था कि कौन सा कवि भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र,
ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, और नेक्स्ट है राधा चरण गोस्वामी और बाल मुकुंद गुप्त। ये जो कवि हैं ये सारे भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अभी आप इनकी समय सीमा देख लें, इसको नोट डाउन कर लें, और ये इनका दिया हुआ है। ये हमारे कवि हैं और ये इनका जीवन काल है। भारतेंदु युग का जो जन्म है 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हो गई थी। केवल 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इतना साहित्य लिखा था। बद्रीनाथ ये सारे सीक्वेंस से लगा रखे हैं, अगर सीक्वेंस से नहीं है तो आप सीधा इन्हें सीक्वेंस से ही लिखें, क्योंकि यूजीसी नेट में क्रम से लगाने आते हैं, आरोही अवरोही क्रम में। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन 1885 में जन्म, 1922 में मृत्यु। प्रताप नारायण मिश्र फिर 1856। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857। अंबिका दत्त व्यास 1858, और ये राधा चरण गोस्वामी 1854, और बाल मुकुंद गुप्त 1865। ये इनका जन्म और मृत्यु दोनों दी गई हैं, आप लिख लें इन्हें, क्योंकि सभी का आप जो सन है वो तो याद नहीं रख सकते जन्म और मृत्यु का, आप कवियों को ही सीक्वेंस से लगा लें। प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत। राधा, अभी आपको यहाँ से रचनाएं नोट डाउन नहीं करनी है, रचनाएं मैं सारी आपको एक साथ करवाऊंगी, लेकिन आप अपने नोट्स में ये महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। प्रेमघन के जो है आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र के महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि राधा कृष्ण दास की 12 मासा कविता का वर्ण विषय क्या है, तो वो देशभक्ति परक रचना है। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया। भारत धर्म, अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम, वर्ण आपको पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसके धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया है। इसी कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया है। यानी कि अंबिका दत्त व्यास जी की एक रचना है भारत धर्म। इस कविता में एक तो वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया गया है, दूसरा इस कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को, ठीक है, भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण, यानी कि भारत धर्म कविता के अंदर अंबिका दत्त व्यास जी ने भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण क्या बताया है, जो विदेशी वस्त्रों का हम आयात कर रहे हैं या अन्य और भी वस्तुएं हैं, इसको मूल कारण बताया है। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ये महत्वपूर्ण हैं जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन करते जाएं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर, तृप्यांतमा, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। मन की लहर, मन की लहर कविता का वर्ण विषय क्या है, बाल विधवाओं की करुण दशा, ये आपको याद रखना है। ये रचना किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक गजल के माध्यम से देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये जो पंक्ति अगर आपसे पूछ ले कि ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। और राधा कृष्ण दास ने, ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां, यानी कि छंदों की कुंडलियां, छंदों की, रहीम के दोहों पर कुंडलियां, ये जो रचना है ये भी किसकी है, राधा कृष्ण दास की। और राधा कृष्ण की मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, ये जो दोनों ही ये रचना है, ये राजभक्ति परक रचना है, ये भी राधा कृष्ण दास की हैं। अभी मैं आपको इकट्ठी एक जगह बताऊंगी और फिर हमारा आ जाएगा द्विवेदी युग। लेकिन द्विवेदी युग पढ़ने से पहले और एक बात, भारतेंदु युग को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, ये भी याद रखना, पेपर में खूब पूछा जाता है। उसके बाद अभी द्विवेदी युग पढ़ने से पहले हम भारतेंदु युग के जो कवि हैं और उनके रचनाएं हैं, ये अब हम देखेंगे। आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र सबसे पहला ही कवि है, कवि का नाम है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र।
इनका जीवन काल है 1850 से 1885, ये हम बातें बता चुके हैं पहले ही। इन्होंने 70 काव्य कृतियां लिखी, ये बात भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और भारतेंदु ग्रंथावली एक थोड़ा सा भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वैसे जो अभी तक मैंने आपको बताई थी वो सारी भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। और ये काव्य रचनाएं हैं भारतेंदु की। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। और इसके अलावा और भी कई सारी हैं। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये आपको रचनाएं सन के साथ चाहिए तो ये भी आप कमेंट करके बताइए। जितना मुझे सही लग रहा है मैं उतना ही करवा रही हूँ। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है, अगर आप यहीं से सारी बातें पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा और इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्या था कि एक तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। भक्ति एवं श्रृंगार रस की रचनाएं इन्होंने लिखी, ये भी पढ़ चुके हैं। नवीन विषयों का समावेश था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रकृति चित्रण, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का स्वर, और ये देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर, और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल गई हैं। अब दूसरा कवि आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके बारे में और देख लेते हैं। दूसरा कवि है भारतेंदु मंडल के ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी समय सीमा पहले बता चुके हैं। प्रेम घन सर्वसव, ये भी इन्हीं की रचना है, में संकलित हैं। और इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, और ब्रजचंद पंचक। ये कविताएं आपको सारी रट लेनी है, सारी याद कर लेनी है। अपने ट्रिक बनाकर इन्हें याद करें, चाहे आप वैसे याद करें। रचनाएं आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी, आपका यूजीसी नेट, आपका टेट आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। अब इनसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो और देख लेते हैं प्रेम घन के बारे में। अब उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी। किसने लिखी? अब उपनाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। रसा नाम से किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उर्दू में। आनंद कादम्बनी मासिक एवं नागरी नीरव साप्ताहिक के संपादक, यानी कि ये दो इनकी पत्र पत्रिकाएं थी, खूब पूछी जाती हैं। आनंद कादम्बनी किसकी रचना है? तो ये किसकी पत्रिका है? ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। और मासिक पत्रिका है। और नागरी नीरव जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इन दोनों के ये संपादक रहे हैं। राजभक्ति एवं राष्ट्रीयता का समन्वय इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। देश की दुर्व्यवस्था का चित्रण और ब्रज भाषा में काव्य सृजन, यानी कि इनकी भी ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं रची और अपनी रचनाओं में देश की जो दशा थी उसका वर्णन किया। इसी संदर्भ में आगे जो हमारे तीसरे कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, ये उनका जन्म काल है। और रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। अभी हमने पढ़ा था कि मन की लहर के अंदर इन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन किया है। और लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, ये रचनाएं भी अगर आप कर लेते हैं हर कवि की, तो इसके अलावा आपको और अन्यत्र कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रताप नारायण मिश्र के, वो हैं कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे। तो प्रताप नारायण मिश्र कौन से समाज से जुड़े हुए थे? कानपुर के साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। ये इनके रचनाएं हैं, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। समसामयिक देश दशा तथा राजनीतिक चेतना का वर्णन ब्रजभाषा में काव्य रचना, निबंध और नाटक भी इन्होंने लिखे। और हास्य व्यंग्य परक रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। अगला कवि जो आता है इसी में हमारा भारतेंदु मंडल में, तो वो है हमारा ठाकुर जगमोहन। और ठाकुर जगमोहन का जो जन्म 1857, मृत्यु 1899 में। और इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, और श्यामा सरोजनी, देवयानी। ये देखो तीन तो आपको ऐसे याद हो सकती हैं, श्याम, श्यामा और देवयानी। ऋतु संहार और मेघदूत,
ये दोनों इन दोनों का इन्होंने अनुवाद किया है और ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ठाकुर जगमोहन ने कौन सी 2 संस्कृत रचनाओं का अनुवाद किया? तो ऋतु संहार और मेघदूत की इन्होंने अनुवाद किया। अब ठाकुर जगमोहन की जो मुख्य बातें हैं वो हैं श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं इन्होंने अधिक लिखी हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी किया है। ब्रज भाषा में काव्य रचना की और प्रतिभाशाली कवि थे ये, भावुक मनोवर्ती के कवि थे। उसके बाद अगला कवि आता है अंबिका दत्त व्यास, जिनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पावस पचासा, सुरभि सतसई, हो होरी और विहारी विहार। विहारी विहार ये महत्वपूर्ण रचना है, अंबिका दत्त व्यास की है। ये कौन सी पत्रिका के संपादक रहे? पीयूष प्रभा पत्रिका के संपादक भी रहे। और बिहारी विहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियों छंद में विस्तार किया है। तो इन्होंने क्या किया है? बिहारी विहार में इन्होंने क्या लिखा है? बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। कंसवध अपूर्ण है इनकी रचना, खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है ये कंसवध। तो ये भी अंबिका दत्त व्यास का है। ये खड़ी बोली में लिखा गया लेकिन अपूर्ण है और काव्य विधा की दृष्टि से ये एक प्रबंध रचना थी। ब्रजभाषा के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अगला आता है हमारे पास राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का जो जन्म 1865, मृत्यु 1907 में, और राधा कृष्ण ग्रंथावली में रचनाओं का संकलन है इनका। इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं है, ये 2-3 रचनाएं हैं लेकिन तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रचनाओं का नाम है भारत भारमासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना। रहीम के दोहों पर इन्होंने कुंडलियों की रचना की है। और ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, ये आपको याद रखना है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। कविता के अतिरिक्त नाटक एवं उपन्यास भी लिखे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न एक बार पीजीटी एस्टेट में या पता नहीं नेट में पूछा गया था कि नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राधा कृष्ण दास थे। और राधा कृष्ण दास जो थे भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना से युक्त रचनाएं लिखी। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के कवि थे। नवनीत चतुर्वेदी ये भी इन्हीं के ग्रुप का है और 1868 से 1900 ईस्वी तक इनका जन्म और मृत्यु है। कुब्जा 25 इनकी रचना है और ये इन्होंने किस प्रकार के महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं इनकी, भक्ति भावना एवं श्रृंगार की प्रधानता, ब्रज भाषा के कवि और जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु। ठीक है, अगला कवि आता है इसी ग्रुप में गोविंद गिल्ला भाई। तो इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख सोडसी और षड ऋतु और नीति विनोद। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद रखते हैं, पावस पयोनिधि के अवसर पर श्रृंगार करती है सरोज, राधा मुख सोडसी, राधा के मुख के समान। ठीक है, और नीति विनोद, ये आप इसके ट्रिक से कर सकते हैं। गोविंद गिल्ला भाई प्रेम सौंदर्य का काव्य, भक्ति भावना की प्रधानता, ब्रजभाषा में काव्य रचना। तो ये आपको पता है ब्रजभाषा तो इन सभी की थी। और राधाचरण गोस्वामी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राधा कृष्ण दास अलग कवि हैं और राधाचरण गोस्वामी जो है ये अलग कवि हैं। इनकी रचना है राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल है और श्रृंगारेतर विषयों पर छंद रचना लिखी। और अगला कवि है दुर्गा दत्त व्यास, इनकी रचना है अधमोद्वार शतक और ब्रजभाषा के कवि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतेंदु युग के कवि थे सारे, उन्हीं के मंडल के कवि हैं, ये इनकी रचनाएं थी। और ये आपको अभी हम केवल भारतेंदु युग के जो काव्य और उन कवि जो भारतेंदु युग के कवि हैं उनकी काव्य कृतियां ही हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं उपन्यास हैं ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जब नाटक पढ़ेंगे तो नाटक के साथ जब नाटक का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम भारतेंदु जी के नाटक पढ़ेंगे और जब उपन्यास पढ़ेंगे तभी उनमें इनकी सारी ऐसे साथ साथ हम रचनाएं पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर भारतेंदु युग करवा रहे हैं और कविता के विकास के दृष्टिकोण से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल हम काव्य कृतियां ही पढ़ रहे हैं ताकि आपसे कोई रचनाएं पूछे कि
भारतेंदु की जो प्रेम सरोवर रचना है वो किस प्रकार की काव्य कृति है, तो ये काव्य कृति है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं पर सभी को मिक्स कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाटक है या कहानी है या क्या है। तो ये सारी काव्य कृतियां हैं, ये सभी कवियों की काव्य रचनाएं हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ साथ मैंने आपके कवि, इनकी रचनाएं, वो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी आपको एक ही जगह पर बता दी हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की आगे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम यहाँ पर संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा सकें। तो धन्यवाद। तैयार रहें अगली वीडियो के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा युग आता है, द्विवेदी युग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।